हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसे मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसकी मदद से हिंदूज को और मुस्लिम्स को एक यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट के अंडर लाने की कोशिश करी गई महात्मा गांधी द्वारा। तो हमारे आज के इस लेक्चर का नाम है द खिलाफत मूवमेंट। चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है द खिलाफत मूवमेंट, और ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इससे पहले मैं आप सभी को ये बताऊं कि खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था और खिलाफत इशू क्या था। इससे पहले आपका ये समझना जरूरी है कि खिलाफत मूवमेंट का मतलब क्या है। तो चलिए पहले खिलाफत मूवमेंट का मतलब समझ लेते हैं। खिलाफत का मतलब होता है रूल ऑफ द खलीफा। क्या मतलब होता है? खलीफा का रूल। अब आप सब सोचेंगे कि मैम खलीफा कौन होता है, खलीफा का मतलब क्या होता है? तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। खलीफा का मतलब होता है सक्सेसर, यानी कि उत्तराधिकारी। अब पहले मुस्लिम के जो स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे, मुस्लिम्स के जो रिलीजियस लीडर हुआ करते थे, उन्हें खलीफा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? खलीफा बोला जाता था। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान थे, जो एम्परर थे, वो स्पिरिचुअल हेड थे इस्लामिक वर्ल्ड के मुस्लिम्स के, तो उन्हें खलीफा बोला जाता था। तो खलीफा के ही रूल को खिलाफत बोला जाता है। अब बात करते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, प्रोटेस्ट। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट एक ऐसा आंदोलन था, एक ऐसा मूवमेंट था जो कि इंडिया में शुरू किया गया था ऑटोमन एम्पायर के एम्परर, मतलब कि खलीफा की पावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि खलीफा के रूल को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसी आंदोलन को बोला गया दी खिलाफत मूवमेंट। तो चलिए अब हमने खिलाफत मूवमेंट का मतलब समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि इस मूवमेंट में आखिर हुआ क्या। आप सभी को याद होगा, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में रॉलेट सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। किसने ऑर्गेनाइज किया था? महात्मा गांधी ने अप्रैल 1919 में। लेकिन फिर रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर दिया गया था, कॉल ऑफ कर दिया गया था। क्यों? जलियांवाला बाग इंसिडेंट के वजह से, जिसमें काफी ज्यादा वायलेंस का प्रयोग हुआ था। तो रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था महात्मा गांधी ने अप्रैल में, और रॉलेट सत्याग्रह को खत्म भी कर दिया गया था अप्रैल में ही। लेकिन महात्मा गांधी को यहाँ पर ये रियलाइज हो गया था कि रॉलेट सत्याग्रह एक काफी वाइड स्प्रेड मूवमेंट था। वाइड स्प्रेड मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि काफी फैला हुआ मूवमेंट था। रॉलेट सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह था, एक ऐसा मूवमेंट था जो कि देश भर में हुआ, अलग अलग प्लेसेस में हुआ। लेकिन वाइड स्प्रेड होने के बावजूद रॉलेट सत्याग्रह लिमिटेड था मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स। मतलब कि रॉलेट सत्याग्रह वैसे तो काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड था, पूरे ही देश में अलग अलग प्लेसेस में इन मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन ये सभी मूवमेंट्स जो देश में हो रहे थे, ये मूवमेंट्स ज्यादातर बड़े बड़े शहरों में, टाउन्स में ही हो रहे थे, विलेजेस में नहीं। और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने यहाँ पर यह भी रियलाइज किया कि इन मूवमेंट्स में ज्यादातर लोग शामिल नहीं हो रहे थे, मतलब सभी ग्रुप्स के लोग यूनाइटेड होके इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बने थे। तो जब महात्मा गांधी को ये दिखता है, उन्हें ये रियलाइज होता है, तो वो सोचते हैं कि अब हमें एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को लॉन्च करना होगा, शुरू करना होगा। अब यहाँ पर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? ब्रॉड का मतलब होता है वाइड, और बेस का मतलब है यहाँ पर सपोर्ट। तो महात्मा गांधी यहाँ पर रियलाइज करते हैं, वो ये फील करते हैं कि हमें अब जरूरत है एक ऐसे मूवमेंट को लॉन्च करने की, शुरू करने की, जो मूवमेंट ब्रॉड बेस्ड होगा। मतलब कि एक ऐसा मूवमेंट जिस मूवमेंट में कई सारे ग्रुप्स शामिल होंगे, अलग अलग वर्ग के लोग भी शामिल होंगे, चाहे वो लोग विलेजेस में रहे या बड़े शहरों में रहे, चाहे वो लोग अमीर हो या गरीब हो, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे
उनका कोई भी काम हो, कोई भी पेशा हो, वो स्टूडेंट हो या फार्मर्स हो, ये मैटर नहीं करता। हमें अब एक ऐसे मूवमेंट की शुरुआत करनी होगी जो कि ब्रॉड बेस होगा, यानी कि एक ऐसा मूवमेंट जिसे कई सारे ग्रुप्स, कई सारे लोग सपोर्ट करेंगे। तभी हम एक बड़े मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे महात्मा गांधी ये भी जानते थे कि एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ में लाना होगा, क्योंकि बिना हिंदूज और मुस्लिम्स के यूनाइट हुए कोई भी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, वो भी इतने बड़े स्केल में। तो गांधी जी को यहाँ पर एहसास हो चुका था कि हमें अगर एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को शुरू करना है तो उसके लिए हमें हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ में लाना ही होगा। तो अब गांधी जी सोचते हैं कि ऐसा कौन सा इशू है जो कि हिंदूज को और मुस्लिम्स को साथ में ला सकता है। उन्हें पता चलता है खिलाफत इशू के बारे में, और तब गांधी जी सोचते हैं कि खिलाफत इशू एक ऐसा इशू है जो कि मुस्लिम्स को एक यूनाइटेड मूवमेंट के अंडर ला सकता है और हिंदूज को मुस्लिम्स के साथ यूनाइट भी कर सकता है, जोड़ भी सकता है। और यहीं से शुरुआत हो जाती है खिलाफत मूवमेंट की। तो चलिए ये समझ लेते हैं कि आखिर खिलाफत इशू था क्या। मैंने आप सभी को ये पढ़ाया था कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ था? 1918 में। मैंने आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप्स के बीच में वॉर हुई थी। पहला ग्रुप था अलाइड पावर्स का, जिसमें ब्रिटेन जैसे देश थे, और दूसरा ग्रुप था सेंट्रल पावर्स का, जिसमें ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी जैसे पावर्स थी। करेक्ट? तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू होता है और 1918 में खत्म हो जाता है, जब अलाइड पावर्स सेंट्रल पावर्स को हरा देती हैं। करेक्ट? तो जो सेंट्रल पावर्स में अलग अलग पावरफुल नेशंस थे या एम्पायर्स थे, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर, जिसे यहाँ पर ऑटोमन टर्की लिखा गया है, वो हार जाते हैं क्योंकि अलाइड पावर्स वर्ल्ड वॉर को जीत जाती हैं। करेक्ट? तो 1918 में जब ऑटोमन एम्पायर और उसके साथ साथ और भी वो देश जो कि वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स का हिस्सा थे, वो हार जाते हैं, तो उसके बाद इंडिया के अंदर कुछ रूमर्स फैलने लगते हैं। रूमर्स का मतलब क्या हुआ? अफवाहें। तो वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद जब ऑटोमन एम्पायर हार जाता है, जो प्रेजेंट डे टर्की है, तो उसके बाद इंडिया में कुछ रूमर्स फैलने लगते हैं इंडियन मुस्लिम्स के बीच में, जिनके वजह से खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है। अब आप सब यहाँ पर सोचेंगे कि मैम, यूरोप में ऑटोमन एम्पायर हारा, वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुई, तो इंडियन मुस्लिम्स का उसमें क्या रोल था? इंडिया में क्यों खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई? तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर हार जाता है, जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था, इस्लामिक एम्पायर था, तो उसके बाद इंडिया में ये रूमर्स फैलने लगते हैं इंडियन मुस्लिम्स के बीच में कि काफी ज्यादा हार्श पीस ट्रीटी को इम्पोज किया जा रहा है ऑटोमन एम्परर के ऊपर। हार्श का मतलब क्या हुआ? कठोर। तो यहाँ पर ये रूमर्स फैल रहे थे इंडियन मुस्लिम्स के बीच में कि ऑटोमन एम्परर के ऊपर ब्रिटिशर्स जो हैं, जो अलाइड पावर्स हैं, वो वॉर के बाद काफी ज्यादा कठोर पीस ट्रीटी को, पीस अग्रीमेंट को इम्पोज करने वाली है, लागू करने वाली है, थोपने वाली है एम्परर के ऊपर। अब ये जो ऑटोमन एम्पायर के एम्परर थे, जैसा कि मैंने आप सभी को इंट्रोडक्शन में बताया था, ये कौन थे? ये स्पिरिचुअल हेड थे, मतलब रिलीजियस हेड थे इस्लामिक वर्ल्ड के, जिन्हें खलीफा बोला जाता था। तो ये जो सुल्तान थे, जो ऑटोमन एम्पायर के एम्परर थे, ये कौन थे? ये खलीफा थे, इस्लामिक वर्ल्ड के मुस्लिम्स के ये स्पिरिचुअल हेड थे। तो जब ये रूमर्स फैले कि इनसे इनकी पॉलिटिकल अथॉरिटीज को छीना जा रहा है, टेरिटरीज को इनसे छीना जा रहा है, इन्हें कम पावरफुल बनाया जा रहा है, साथ ही साथ जो इस्लामिक होली प्लेसेस हैं, मतलब मुस्लिम्स की जो होली प्लेसेस हैं, उनसे भी कंट्रोल इनका छीना जा रहा है,
तो उसके वजह से इंडिया में जो मुस्लिम्स थे उन्हें ये महसूस हुआ कि मुस्लिम्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जो स्पिरिचुअल हेड हैं उनको पावर से हटाया जा रहा है, उन पर अटैक किया जा रहा है, उन पर एक कठोर ट्रीटी को इम्पोज किया जा रहा है। इसी वजह से इंडिया में जो मुस्लिम्स थे वो इन रूमर्स के वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर आप एक डिटेल पर ध्यान देना। मैंने कहा है कि 1918 और 1919 में ये रूमर्स फैले थे, अफवाहें फैली थी इंडियन मुस्लिम्स के बीच में। उस समय तक कोई भी ऑफिशियली ऐसा डिक्लेयर नहीं किया गया था किसी भी ट्रीटी को। मतलब उस समय 1919 में, 1918 में ऐसी कोई भी ट्रीटी को इम्पोज ऑफिशियली नहीं किया गया था जिसमें इस प्रकार की हार्श ट्रीटी को देखा गया या ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की बात करी गई थी। ये सिर्फ कुछ रूमर्स थे जो कि इंडियन मुस्लिम्स के बीच में फैले थे, जिनके वजह से इंडियन मुस्लिम्स काफी ज्यादा खफा हो गए थे, निराश हो गए थे और यूनाइटेड होके गुस्से में आ गए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि उनके स्पिरिचुअल हेड पर अटैक किया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये रूमर्स फैलते हैं तो उसके बाद इंडिया के जो कुछ मुस्लिम लीडर्स थे वो मिलकर खिलाफत कमेटी को, मतलब कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को वो फॉर्म कर देते हैं बॉम्बे में इन मार्च 1919। तो मार्च 1919 में इन्हीं रूमर्स के आधार पर खिलाफत कमेटी को फॉर्म कर दिया जाता है बॉम्बे में। और इस कमेटी को क्यों फॉर्म किया जाता है? इस कमेटी को फॉर्म किया जाता है खलीफा की टेम्पोरल पावर्स को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए। अब यहाँ पर कौन सी पावर्स की बात करी गई है? यहाँ पर बात करी गई है पॉलिटिकल पावर्स की, पॉलिटिकल टेम्पररी पावर्स की। तो खलीफा की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी उसे डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑटोमन एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ ही साथ इस्लामिक होली प्लेसेस के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया जाता है। खिलाफत कमेटी आगे जाती है, ब्रिटिशर्स से बात करती है, कॉन्फ्रेंसेस को हेल्ड करती है, एजिटेशंस भी करती हैं, प्रोटेस्ट भी करती हैं यहाँ पर खलीफा की पावर्स को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, 1920 में असलियत में एक ऐसी ट्रीटी को इम्पोज कर दिया जाता है। तो अभी तक 1918 और 1919 में जो सिर्फ रूमर्स फैल रहे थे इंडियन मुस्लिम्स के बीच में, अब वही सारे रूमर्स सच हो जाते हैं और एक ट्रीटी ऑफ सेवरे को साइन कर लिया जाता है 1920 में और इम्पोज कर दिया जाता है ऑटोमन एम्परर के ऊपर, मतलब कि खलीफा के ऊपर। तो जिस बात का डर यहाँ पर इंडियन मुस्लिम्स को था वो सारी बातें अब सच हो जाती हैं 1920 में। और जब इस ट्रीटी को अब ऑफिशियली इम्पोज किया जाता है तो उसके बाद यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स जैसे कि ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ऐसे ही कुछ मुस्लिम लीडर्स मिलकर जाते हैं गांधी जी के पास। तो अब जब 1920 में ऑफिशियली एक ट्रीटी को इम्पोज कर दिया जाता है और पॉलिटिकल अथॉरिटी को छीन लिया जाता है खलीफा से, तो उसके बाद ये जो यंग मुस्लिम लीडर्स थे ये महात्मा गांधी के पास जाते हैं। कौन कौन से लीडर्स? जैसे कि अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स मतलब कि मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो ये लीडर्स जाते हैं महात्मा गांधी के पास उनसे हेल्प मांगने के लिए और उनसे अब ये डिस्कशंस करते हैं। ये महात्मा गांधी को कहते हैं कि क्या हम खिलाफत इशू को एक यूनाइटेड इशू बना सकते हैं? क्या हम इस इशू के लिए एक यूनाइटेड मास एक्शन को लॉन्च कर सकते हैं? मतलब कि क्या हम सब अब एकजुट होकर एक मास एजिटेशन को, एक मास मूवमेंट को लॉन्च कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं खिलाफत इशू के लिए? अब जब मुस्लिम लीडर्स सामने से गांधी जी के पास आते हैं और खिलाफत इशू की बात करते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी गांधी जी जानते थे, तो यहाँ पर गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिख जाती है, एक मौका दिख जाता है मुस्लिम्स को और हिंदूज को यूनाइट करने का। गांधी जी यहाँ पर सोचते हैं कि हिंदूज तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है,
उसके बाद जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो उसके वजह से देश के अंदर पहले से ही लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं और अब मुस्लिम्स भी एकजुट होकर, यूनाइटेड होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो चुके हैं। तो जब हिंदूज भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं और मुस्लिम्स भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं, तो क्यों ना अब हम इन दोनों को साथ में ले आएं, इन दोनों को जोड़ दें। तो अब खिलाफत इशू में गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी दिख जाती है मुस्लिम्स को अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के अंडर लाने की। अब अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? अम्ब्रेला किसे कहते हैं? छाते को कहते हैं, छतरी को कहते हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी सोचते हैं कि क्यों ना अब हम मुस्लिम्स को, हिंदूज को और सभी डिफरेंट ग्रुप्स को एक ही छतरी के अंदर ले आए। वो अम्ब्रेला किसका होगा? नेशनल मूवमेंट का। जिस प्रकार से एक छतरी कई सारे लोगों को, एक बड़ी छतरी कई सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है बारिश से, धूप से, उसी प्रकार से गांधी जी ने यहाँ पर सोचा कि एक नेशनल मूवमेंट के अंदर हम सभी ग्रुप्स के लोगों को शामिल कर सकते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और उन्हें मिलाकर लड़ सकते हैं ब्रिटिशर्स से। तो यहाँ पर गांधी जी क्या सोचते हैं कि हम अब मुस्लिम्स को एक ही सिंगल यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के अंडर, मतलब कि एक ही अम्ब्रेला के अंदर लेकर आ सकते हैं ताकि सब लोग यूनाइटेड होकर, एकजुट होकर, मिलकर लड़े ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और ये अपॉर्चुनिटी उन्हें किस में दिखती है? खिलाफत इशू में दिखती है। इसीलिए अब गांधी जी क्या करते हैं? वो मान जाते हैं और अब वो कांग्रेस लीडर से बात करते हैं। तो अब यहाँ पर सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक सेशन हेल्ड किया जाता है कांग्रेस का, जिसे कहा जाता है कलकत्ता सेशन। तो कलकत्ता सेशन को हेल्ड किया जाता है सितंबर 1920 में, जहां पर गांधी जी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं बाकी के कांग्रेस के लीडर्स को कि वो सब मिलकर एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करें और उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो सपोर्ट करें खिलाफत इशू को और साथ ही साथ स्वराज को, मतलब कि सेल्फ रूल को। और इसी के साथ साथ जो पंजाब में इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ भी आवाज उठाएं एकजुट होकर, मिलकर। तो कलकत्ता सेशन में कांग्रेस के सितंबर 1920 में गांधी जी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के लीडर्स को कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करें। अब शुरू में जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो नहीं मानते हैं। कुछ लीडर्स थे जो गांधी जी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे गांधी जी को सपोर्ट करना, क्योंकि वो ये सोचते थे कि हमें रिलीजन को बीच में नहीं लाना चाहिए, या फिर वो ये सोचते थे कि इस मूवमेंट के वजह से आगे चलकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए कुछ लीडर्स ऐसे थे जो यहाँ पर गांधी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? दिसंबर 1920 में एक और सेशन को हेल्ड किया जाता है जिसे हम कहते हैं नागपुर सेशन। और उस सेशन में फिर सभी लोगों को कन्विंस कर लिया जाता है, अप्रूवल मिल जाता है कांग्रेस लीडर्स के तरफ से और फॉर्मलाइज हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि अब एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया जाएगा जो सपोर्ट करेगा खिलाफत इशू को, स्वराज को, मतलब कि सेल्फ रूल को, और साथ ही साथ वो लड़ेगा पंजाब में हुए इनजस्टिस के खिलाफ। और वहीं से शुरुआत हो जाती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि गांधी जी को खिलाफत इशू में एक अपॉर्चुनिटी दिखती है मुस्लिम्स को भी एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट में शामिल करने की, जिसके बाद वो कलकत्ता सेशन में कन्विंस करते हैं कांग्रेस लीडर्स को कि वो स्टार्ट करें एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और सपोर्ट करें खिलाफत इशू को और स्वराज को, ताकि मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों ही साथ में आ जाएं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एकजुट होकर लड़ें। और यहीं से शुरुआत होती है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि खिलाफत इशू क्या था और कैसे खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था द खिलाफत मूवमेंट, यहीं पर खत्म होता है।
मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा और ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।